क्वेश्चन दिया हुआ था सवाल में कि इसकी इंडक्टेंस क्या होगी। एल का मान हमें नहीं मालूम है, ये पूछा गया है। अब एल का मान पूछा गया है और ऐसा लिखा है, फाइंड वैल्यू ऑफ एल। फॉर मैक्सिमम ब्राइटनेस पूछा है कि एल का मान क्या होगा मैक्सिमम ब्राइटनेस के लिए। अब ये सवाल को देखो कैसे लगाएंगे। पहले तो इसमें लिखा है ब्राइटनेस मैक्सिमम हो। कंडीशन पहले पढ़ना चाहिए कि मेरे को जो भी काम करना है वो किसके लिए करना है। पहले तो ये पता होना चाहिए किसके लिए करना है। तो किसके लिए करना है? मैक्सिमम ब्राइटनेस के लिए। तो मैक्सिमम ब्राइटनेस हमारा मेन क्वेश्चन हो गया कि मैक्सिमम ब्राइटनेस होनी चाहिए। अब मैक्सिमम ब्राइटनेस होनी चाहिए तो इससे हमें क्या मिलेगा, इस लाइन से हमें क्या पता चलेगा। अगर लिखा है कि मैक्सिमम ब्राइटनेस होना चाहिए तो उसको पढ़ने से मन में कौन सी बात आती है? मन में ये बात आएगी कि मैक्सिमम ब्राइटनेस होने के लिए कितनी इसमें करंट फ्लो करनी चाहिए। बिना करंट के बल्ब जलेगा? अगर बिना करंट का बल्ब जला लूँ तो क्या ज़रूरत है? बिजली विभाग वाले हड़ताल किए हैं, करे रहे हैं। तो हमें करंट की ज़रूरत पड़ेगी। और मैक्सिमम ब्राइटनेस का मतलब है P बराबर VI, और P का मान है 10 वाट और वोल्ट भी है 10 वोल्ट। और इसके लिए करंट कितनी फ्लो करनी चाहिए? 1 एम्पियर। तो मैक्सिमम ब्राइटनेस होने के लिए करंट कितनी होनी चाहिए? 1 एम्पियर होनी चाहिए। अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगी तो ब्राइटनेस मैक्सिमम आएगा। इसका मतलब इसमें करंट हमें 1 एम्पियर डालनी है। अब 1 एम्पियर करंट हमें इसमें इंटर करानी है। इसका मतलब 1 एम्पियर करंट जाना है तो फार्मूला यूज़ करोगे, I बराबर V अपान R। R माने यहाँ पे है Z है। I बराबर क्या होगा? V अपान Z। अल्टरनेटिंग में जो इफ़ेक्टिव करंट है, जो करंट हमें यूज़ करनी है, जिस करंट से आउटपुट मिलना है, वो कौन सी करंट होती है? पीक करंट नहीं होती, एवरेज करंट भी नहीं होती, वो RMS करंट होती है। तो यहाँ पे जो I का मान 1 एम्पियर आया, ये कौन सी करंट है? RMS। हमेशा यहाँ RMS करंट लेना है। और अगर RMS करंट लेना है तो वोल्टेज भी कौन सी होनी चाहिए? RMS होना चाहिए। RMS वोल्टेज भी होना चाहिए, RMS करंट है। अब इसमें हम वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे I की जगह 1 हो गया और RMS वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है वो पीक वोल्टेज है, ये वाला, ये V0 है। और हमें ज़रूरत किसकी है? RMS की। तो RMS बराबर V0 अपान √2 करना पड़ेगा। अब बाई √2 करोगे तो RMS आ जाएगा। अब RMS वोल्टेज यहाँ पे हो जाएगा 30, ये 30 हो जाएगा अपान Z। अब Z कल आप लोगों ने पढ़ा था, Z बराबर क्या होगा? अंडर रूट में XL² प्लस R²। XL माने ओमेगा L। अब आप लिखोगे R और ओमेगा L, दो चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ से हमें R का मान मिलेगा, इस जगह से R का मान निकालोगे तो R बराबर होगा VS² अपान W, और इसको सॉल्व करोगे तो 10 ओम आ जाएगा। R का मान तो 10 ओम आ गया। और यहाँ पे जो इंडक्टर है इसके लिए XL आएगा। XL बराबर क्या होगा? L ओमेगा, और ओमेगा यहाँ पे लिखा है, ये ओमेगा है।
ओमेगा टी का ओमेगा 100 है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 100L। तो एक्सएल का मान क्या है 100L और आर का मान है 10। अब आप यहाँ लिख दो, यहाँ लिखोगे 100L एक्सएल हो गया, अब प्लस आर माने। अब बच्चों इसी को सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो काम चल जाएगा। हम इसको इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं 100L का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 10 का स्क्वायर लिखेंगे और बराबर कर देंगे तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा। सही है। अब इसके बाद आप थोड़ा और कैलकुलेशन करोगे। अब कैलकुलेशन हो गया 100L का स्क्वायर बराबर 30 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। अब हो गया 100L स्क्वायर बराबर 800 हो गया। अब आप लिखोगे 100L बराबर √800। इसके बाद फिर लिखोगे 100L बराबर ये हो जाएगा 20√2। तो L का मान आया √2/5 और हेनरी। ये हो गया आंसर। समझ आ रहा? अगर इतना इंडक्टर लगा दो तो भले ज़्यादा वोल्ट है, ये भले ज़्यादा वोल्ट है, इसका 10 वोल्ट चाहिए, यहाँ पे 30 वोल्ट है, फिर भी वो बल्ब की ब्राइटनेस हमें मिलेगी और मैक्सिमम मिलेगी, बल्ब फ्यूज़ नहीं होगा। तो जहाँ पे जल्दी जल्दी बल्ब फ्यूज़ होता है, कटिया वटिया लोग लगाए रहते हैं, तो रोज़ बल्ब फ्यूज होता है, तो दुकान पे बिजली वाले के जाते हैं तो बताते हैं रोज़ बल्ब फ्यूज हो जा रहा मेरा। तो वो क्या करता है, वो जादू का पुड़िया देता है। जादू का पुड़िया माने यही इंडक्टर देता है, ये बोलता है कि ले जाओ, यही थोड़ा पहले लगा दो तो बल्ब फ्यूज नहीं होगा। ऐसे ही बचाया जाता है। आपको ज़रूरत पड़ेगी कि वोल्टेज ज़्यादा है और हमें कम चाहिए, हम उस डिवाइस को लगा रहे हैं जिसको कि कम वोल्टेज चाहिए और ज़्यादा वोल्टेज से चलाना है, मान लो ट्रांसफार्मर नहीं है, तो आप उसे कैसे चलाएंगे? तो आपके पास एक ज्ञान रहेगा कि अगर हम इंडक्टर पहले लगा दें तो वो काम कर देगा। तो आप उस ज्ञान का यूज़ कर लेंगे, दुकान से बोलेंगे या कैलकुलेशन करके उसे दे देंगे, तुम इतने इंडक्टर का तुम इतना वैल्यू का इंडक्टर दे दो, बाज़ार चले जाओगे 10 रुपये का मिलेगा, ले आके यहीं लगा दो, तो आप कम वोल्टेज की चीज़ को ज़्यादा वोल्टेज पे ऑपरेट कर सकते हो। इसीलिए इसको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप जिस दुनिया में रहते हैं उसमें केवल अल्टरनेटिंग करंट है, एसी तो चल रहा है सब जगह, तो कम से कम एसी की बात तो पता होना चाहिए कि एसी का बिहेवियर क्या है, इसका क्या फ़ायदा है, इसको कैसे हम यूज़ करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है जानना। इसलिए इस चैप्टर को सबको आना चाहिए। तो चलिए बच्चों, ये तो बात हो गई चैप्टर आना चाहिए, ये समझा रहा था। अब इसके बाद एक सवाल आपको लगाने के लिए दिया जा रहा है, एक क्वेश्चन लगाएंगे आप। अगला सवाल जो दिया जा रहा है, यहाँ पे एक हमने रेजिस्टेंस लगाया, एक मैंने यहाँ पे इंडक्टर लगाया और एक सोर्स है, ये सोर्स है इस जगह, ये सोर्स है। और ये अल्टरनेटिंग सोर्स है। और ये वोल्ट है, इस जगह V का मान हम दे रहे हैं वोल्ट में।
बच्चों ये है 100√2 साइन 100t। अगर इसका फ्रीक्वेंसी पूछा जाए कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ये जो ओमेगा है ये 100 है, और ओमेगा लिखना है तो 100 लिख लेना, और अगर एफ लिखना है एफ तो ये 2πf बराबर 100 है, तो एफ का मान 100/2π हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी पूछे तो निकाल लेंगे हम, ओमेगा लिख दिए हैं, ओमेगा 100 है, और इसका पीक वोल्टेज कितना है 100√2 है। अब ये कितना इंडक्टर है दिया नहीं है, हाँ ये ज़रूर दिया है कि इसमें 3 एम्पियर करंट आ रही है। रजिस्टर कितना है ये नहीं दिया है, हाँ ये ज़रूर हमें मालूम है कि 4 एम्पियर करंट आ रही है। अब बच्चों 3 एम्पियर करंट आ रही है, 4 एम्पियर करंट वहाँ से आ रही है। अब सवाल आप लोगों से क्या पूछा है, क्वेश्चन में पहला सवाल ये पूछा है, वेव इक्वेशन ऑफ करंट, वोल्टेज का वेव इक्वेशन दिया है और हम लोगों से पूछा है वेव इक्वेशन ऑफ करंट। 4 ऑप्शन दे देगा कि करंट का वेव इक्वेशन कौन सा है, तो करंट का वेव इक्वेशन क्या है ये पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन है। मान लो कि दूसरा एक और मैं पूछ लूँ, एवरेज पावर कितना है, यहाँ पे एवरेज पावर कितना है, एवरेज पावर निकालनी है। तीसरी बात मैंने आपसे पूछ लूँ कि रेजिस्टेंस कितना है और इंडक्टेंस कितना है, आर का मान कितना है, एल का मान कितना है, ये भी पूछा है, आर और एल का मान पूछा है। अब आप इसे कैलकुलेशन में ले जाइए लगाने के लिए। आंसर आ गया। कितनी करंट है, अब देखिए आपके क्लास से, अच्छा एवरेज पावर किसी का आया है 300 वाट। तो बच्चों मैं लगाऊंगा, अब आप लोग देखिए कैसे लगेगा सवाल। देखिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो सवाल को जब अल्टरनेटिंग का क्वेश्चन आपको करना है तो सबसे पहला काम है फेज डायग्राम बनाओ। अगर फेज डायग्राम नहीं बना पाएंगे तो सवाल नहीं लग पाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, फेज डायग्राम बनाना। हम फेज डायग्राम बनाते हैं। अब फेज डायग्राम बनाएंगे। एक्स एक्सिस में हमें करंट लिखनी है। अब एक्स एक्सिस में हमें क्या लिखनी है, करंट लिखनी है कि वोल्टेज, पहले ये डिसाइड करना है। तो एक्स एक्सिस में उसे रखना होगा जो ना बदले। अब पैरेलल में वोल्टेज नहीं बदलता, इसलिए यहाँ पे आपको वोल्टेज लिखना है, वी लिखना है। अब ये वाला जो करंट होगा ये इंडक्टर का करंट है, और ये वाला करंट है वो रजिस्टर का करंट है। फेज डायग्राम, रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज एक ही तरफ होता है, कल पढ़े थे। रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट एक ही तरफ होगा, तो जो वोल्टेज के डायरेक्शन में होगा वो करंट इधर की तरफ, वो कौन सी करंट होगी, आई आर। और इंडक्टर में वोल्टेज हमेशा आगे होता है, इंडक्टर में वोल्टेज हमेशा आगे होता है,
अगर वोल्टेज आगे है तो कितना आगे होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब इस वोल्टेज को करंट से 90 डिग्री आगे होना है। तो फिर वो इंडक्टर की करंट ऊपर होगा कि नीचे होगा, नीचे होगा। तो इसका मतलब ये इंडक्टर की करंट IL हो गई। अब वो रजिस्टर वाला करंट और ये इंडक्टर वाला करंट, अब ये दोनों मिलकर आगे बढ़ेगी। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये जो करंट हमें मिलेगी, नेट करंट, बच्चों ये नेट जो करंट हमें यहाँ पे मिलेगी वो ये वाली करंट होगी, ये करंट होगी। अब ये करंट होगी, नेट करंट होगी। I का मान होगा अंडर रूट के अंदर IR स्क्वायर प्लस IL स्क्वायर। IR का मान कितना है, 3 एम्पियर। IL का मान कितना है, 4 एम्पियर। उल्टा लिख दिया क्या? हाँ ठीक है, IR 4 है ना, 4 है। तो यहाँ पे लिखोगे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कुल कितनी करंट जा रही है, 5 एम्पियर। अगर यहाँ पे मैं कोई एमीटर लगा देता और पूछता कि यहाँ पे करंट का मान क्या है, तो इस करंट का मान हमें कितना मिल गया, 5 एम्पियर। तो 3 एम्पियर और 4 एम्पियर से 7 एम्पियर नहीं आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है। अगर DC होता तो 7 एम्पियर आता, AC है तो 5 एम्पियर आ रहा है। अगर दो करंट इंडक्टर और रजिस्टर का जोड़ा तो वैल्यू तो मिल ही गया। अब बच्चों चलो आगे थोड़ा सा बढ़ो। ये फेज डिफरेंस फाई है। फाई किसके बीच का एंगल होता है, करंट और वोल्टेज। इसके बीच का एंगल करंट और वोल्टेज। तो अब वोल्टेज ये है और करंट ये है, नेट करंट और नेट वोल्टेज, इसके बीच का एंगल को हम क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस। तो फाई ये होता है। अब फाई मेरे को मिल गया। अब बच्चों वेव इक्वेशन ऑफ करंट लिखनी है, वेव इक्वेशन ऑफ करंट लिखना है। करंट का वेव इक्वेशन जब लिखेंगे तो I बराबर लिखोगे I0 साइन ओमेगा टी। अब आगे आपको बताना है कि प्लस फाई होगा कि माइनस फाई। करंट आप देख रहे हो पीछे है, वोल्टेज से पीछे है, तो पीछे है तो आपको क्या लिखना होगा, माइनस फाई। अब अगला सवाल ये है कि फाई क्या है। अब फाई क्या है, फाई तो निकाला ही नहीं अभी तक, तो चलो फाई निकाल लेते हैं। फाई माने फेज डिफरेंस। बच्चों जब हमें फेज डिफरेंस पढ़नी है, यहाँ पे फेज डिफरेंस निकालनी है, तो फेज डिफरेंस होगा tan फाई। tan फाई माने परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर में ये है IL और बेस में क्या है, IR। तो tan फाई बराबर आप लिखोगे IL अपान IR। IL का मान 3 है, IR का मान 4 है। तो फाई का मान अगर लिखना चाहो एंगल में तो 37 डिग्री है। फेज डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू मेरे को लिखना है I0 कितना होगा। ये जो I है वो RMS वैल्यू है। 5 एम्पियर कौन सी वैल्यू है, RMS है। और आपको वेव इक्वेशन में RMS नहीं पीक करंट चाहिए। अब पीक करंट कैसे निकालोगे, RMS होता है पीक करंट अपान √2। तो पीक करंट निकालना है तो RMS करंट में √2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसलिए I0 की जगह बच्चों आप लिखोगे 5√2 साइन 100t और माइनस फाई की जगह एंगल में लिखना चाहो तो 37 डिग्री लिख दो। और अगर रेडियन बनाना चाहो तो रेडियन बना दो, 37 इंटू π/180 कर दो। तो चलो मैं डिग्री में लिख दूँ, कौन सा टेंशन है, 37 डिग्री माइनस का सही है। साइन के अंदर आप डिग्री तो लिख ही सकते हो, तो डिग्री में लिख दिया, ये बात हो गई। अब ये करंट का वेव इक्वेशन आ गया, यूनिट एम्पियर है। तो बच्चों आपको इतनी इन्फॉर्मेशन तो मिल गई। और क्या पूछा था, एवरेज पावर पूछा था। अब एवरेज पावर लिखनी है आपको। एवरेज पावर का फार्मूला है VRMS IRMS
और cos फाई। VRMS अपने सवाल में दिया है 100 वोल्ट। IRMS आपने निकाला है 5। cos फाई cos 37, cos 37 का मान 4/5, तो ये हो गया 100 × 5 × 4/5 बराबर कितना हुआ 400 वाट। तो ये 400 वाट हो गया। बच्चों एवरेज पावर भी आ गया। दोनों बात समझ में आई। अब तीसरा सवाल मान लो टीचर ने पूछ लिया कि रेजिस्टेंस कितना है, या पूछ लिया कि इंडक्टर की वैल्यू कितना है, आर का मान और एल का मान भी पूछ लिया। अब आर और एल कैसे निकालेंगे उसकी बात करेंगे। अब देखो आर और एल का मान निकालने जा रहे हैं बच्चों। पैरेलल में अगर हम V लिखेंगे तो V बराबर होगा IR × R। पैरेलल में अगर हम लिखेंगे तो V बराबर होगा IL × XL। पैरेलल में वोल्ट बराबर होता है, तो पैरेलल में वोल्ट बराबर है तो ये दोनों लिख दो। V का मान कितना वोल्ट लगाया है 100। रजिस्टर में कितनी करंट जा रही है 4 × R। R का मान लिखना है तो कितना हुआ 25 ओम। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब इंडक्टर निकालनी है। V कितना लगाया है 100। इंडक्टर में कितनी करंट जा रही है 3। और यहाँ पे XL का मान क्या है ओमेगा L। तो L का मान कितना हुआ 1/3 हेनरी। ये भी आ गया। नहीं समझ आ रहा क्या? समझ आया? ये सब रिजल्ट आ गया। अभी आप लोग पढ़ रहे थे RL सर्किट। अब RL सर्किट का मैंने सीरीज और पैरेलल दोनों बता दिया। अब आप लिखिए RC सर्किट। अब सर्किट में अगला आ गया RC। अब आप लिखेंगे RC सर्किट। रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों लगा है। यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कैपेसिटर है, और आपने कोई अल्टरनेटिंग सोर्स जिसका वोल्ट दिया है V बराबर V0 sin ωt लगा दिया। ये R है और ये C है। अब हम लोगों से इसमें क्या क्या पूछेगा? पूछ सकता है कि बताओ इसका इम्पीडेंस क्या है, पूछ सकता है कि बताओ इसमें करंट का वेव इक्वेशन क्या है, पूछ सकता है कि इसमें एवरेज पावर क्या है। यही 2-3 बात पूछा जाता है, और तो कोई बात दुनिया में है नहीं कि पूछेगा। अब इसी को निकालने के लिए हम जा रहे हैं। जो करंट इसमें फ़्लो करेगी वही करंट यहाँ भी आएगी। इसका मतलब सीरीज कम्बिनेशन में करंट तो बदलता नहीं, सेम करंट होगा। यहाँ का वोल्टेज VR होगा और यहाँ का वोल्टेज VC होगा। कभी कभी किताब में VR और VC दोनों दे देता है, ये वाला पूछ लेता है। कभी ये भी देगा, VR देगा तो VC पूछ लेगा। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये होता है कि वोल्टेज में रिलेशन क्या है। अब वोल्टेज में रिलेशन क्या है वो सब दिखेगा। अब वो सब देखने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, और यहाँ का सबसे पहला काम होता है फेज डायग्राम। अगर आपने फेज डायग्राम बना लिया तो आप समझ लीजिए कि सब आंसर आ गया। केवल दिमाग लगाना है फेज डायग्राम सही से बनाने में। और फेज डायग्राम में एक्स एक्सिस वही होना चाहिए जो ना बदल रहा हो, इसलिए एक्स एक्सिस में अगर हम बात करें तो करंट होना चाहिए। अब इसके बाद इसमें देखो कि कौन कौन सा एलिमेंट है। तो एक तो रजिस्टर है, तो उसका वोल्टेज आ गया VR, और एक कैपेसिटर है। हमने पढ़ा है कि कैपेसिटर में
वोल्टेज पीछे रहता है। तो अगर कैपेसिटर का वोल्टेज पीछे रहता है तो यहाँ पे VC होगा और यहाँ पे VR होगा। अब VR और VC 90 डिग्री पे है बच्चों, तो जब नेट वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि नेट वोल्टेज क्या होगा, तो VR और VC का रिजल्टेंट हो जाएगा ये इधर की तरफ, इधर आपको मिलेगा V बराबर होगा √VR² और प्लस VC²। इधर हमें नेट वोल्ट मिल गया, इधर नेट करंट है ही है, और वोल्टेज और करंट के बीच में क्या होता है, फेज डिफरेंस। अब फेज डायग्राम से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अब जो मिल रही है उसको हम आगे ले जा रहे हैं। पहला काम है वी नेट बराबर आया अंडर रूट में VR² प्लस VC²। फिर आप लिखोगे वी नेट, I कॉमन ले लो, बाहर ले लो, R² प्लस XC² और वी नेट अपान I करोगे तो Z आएगा, Z बराबर हो जाएगा R² प्लस XC²। बच्चों ये Z का मान आ गया, ये इम्पीडेंस है, Z बराबर R² प्लस XC²। दूसरा आपको यहाँ पे तुरंत मिलेगा फेज डिफरेंस। तो tan phi अगर आपको निकालना है तो tan phi बराबर परपेंडिकुलर में VC और VR, ये वैल्यू होगा IXC अपान IR। XC का मान होगा 1/ωc और यहाँ पे R। तो बच्चों ये फेज डिफरेंस आ गया tan phi। आपको दूसरा रिजल्ट आ गया। सबसे इम्पॉर्टेंट तो दो ही बात है, दोनों निकल गए। फेज डायग्राम बनाया, ये दो रिजल्ट आपको मिल गए, Z मिल गया और phi मिल गया। अब इसके बाद आगे की जो बात होती है, अब आपको निकालना है, करंट निकालनी है बच्चों, करंट निकालनी है। और करंट में मान लो पीक करंट निकालनी है, तो पीक करंट क्या होगा, V0/Z ये होगा। इसे इम्पीडेंस कहेंगे, और अगर एडमिटेंस पूछा जाए तो 1/, कर देंगे। अब I0 का मान V0/Z हुआ। अब बच्चों वेव इक्वेशन ऑफ करंट I बराबर I0 जो आएगा वो लिख देंगे, इसके बाद साइन लिखेंगे, ωt लिखेंगे। अब आप ये बताना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। देखो ये जहाँ भी अगर कैपेसिटर है वहाँ पे वोल्टेज नीचे होगा, करंट आगे होगा, और जहाँ भी इंडक्टर है वहाँ पे वोल्टेज आगे होगा। कैपेसिटर है तो वोल्टेज पीछे होगा, और इंडक्टर है तो वोल्टेज आगे होगा, ये तय है। और अगर यहाँ पे कैपेसिटर है तो इसका करंट और वोल्टेज में वोल्टेज पीछे है और करंट आगे है। तो करंट आगे होगा तो प्लस लगेगा, और प्लस में phi लगेगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं, वोल्टेज यहाँ पे है, करंट यहाँ पे है, तो करंट तो आगे है ना वोल्टेज से, और कितना आगे है, phi, वही प्लस लगा हुआ है। तो करंट का वेव इक्वेशन आ गया। ये मैंने वेव इक्वेशन लिख दिया, वेव इक्वेशन ऑफ करंट। अब इससे आगे चलेंगे। अब जब इससे आगे हम चलेंगे तो अब क्या निकाल सकते हैं, एवरेज पावर। क्या निकालेंगे, एवरेज पावर निकालेंगे। अब एवरेज पावर लिखेंगे, एक बार फार्मूला बताना है एवरेज पावर का। VRMS, IRMS और cos phi। बच्चों cos phi पावर फैक्टर है। अगर पावर फैक्टर पूछे तो हमेशा इसकी वैल्यू फिक्स होती है।
और वो क्या होती है जो मैंने बोला हमेशा इसकी वैल्यू फिक्स है। हाँ? अगर ये बोला कि पावर फैक्टर की वैल्यू फिक्स है तो पावर फैक्टर फिर यहाँ पे क्या है कि फिक्सेड कितनी वैल्यू है। कल आपको पढ़ाया था, आप जैसे अब यहाँ पे लिखोगे tan phi इस जगह, अपना इस सवाल की बात सोचो, तो tan phi बराबर XC/R लिखोगे। हाँ, आप ट्रायंगल बना लो, ये phi है, ये XC है, ये R है, और यहाँ पे रूट में XC² + R² है, और ये Z है। तो अगर मैं यहाँ पे cos phi निकालूँगा तो cos phi = होगा R/Z होगा। यही मैंने बोला था कि हमेशा पावर फैक्टर, हमेशा जब भी कभी पूछे R दिया है, अगर रजिस्टर है तो R/Z ही होगा, चाहे वो कोई भी सर्किट हो, चाहे जो भी सर्किट हो, अगर R है, रजिस्टेंस है, तो पावर फैक्टर का मतलब R/Z बस। तो आपको पावर फैक्टर cos phi मिल गया R/Z, ये पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर है क्योंकि पावर घटेगा, बढ़ेगा, होगा, नहीं होगा, वो इसी पे डिपेंड करेगा कि cos phi का मान कितना है। इसलिए इसको मैंने पावर का इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना है, पावर फैक्टर हो गया। अब आप इसमें अगर वैल्यू लिखना चाहें लिख लो। लिखोगे Vrms, Irms का मतलब है Vrms/Z, और cos phi का मतलब है R/Z। पेपर में पूछा हुआ था, उसमें यही रिजल्ट लिखना था जो मैं लिख रहा हूँ। इंडक्टर वाले में पूछा था, LR में, वही RC में भी है। तो Vrms/Z का स्क्वायर इंटू R। जैसे एवरेज पावर पूछे तो वैल्यू अगर आपको ये मालूम है तो डायरेक्ट लिख दो, एवरेज पावर आ जाएगा बस। बच्चों इसके अलावा और इसमें यहाँ कुछ और नहीं है। अब आपको एक सवाल मैं देने जा रहा हूँ। हो जाएगा तो कैलकुलेशन जब आप इसे पूरा कर लेना तो हमें बता देना। हो गया? चलिए फिर एक सवाल लिखिए।